हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी। तो हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वें चैप्टर का नाम है जल, यानी वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं जल के बारे में पढ़ना। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने अपने जल के बारे में सोचने लगते हैं। जल के बारे में सोचने लगते हैं। वर्षा भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? ये सब प्रश्न मन में आते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यानी जब वायु महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों के पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हों, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसमें बताया गया है कि इसमें अधिकांश जल जो होता है समुद्रों का, उसमें सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग होने वाला नमक होता है। चलिए हम और देखते हैं। थलशाला क्या होता है? थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, यानी जिसमें हम पौधे रखते हैं। गमला। यहाँ पे जल चक्र के बारे में बताया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जल नदियों महासागरों से ऊपर उठता है। यहाँ से ऊपर उठता है, फिर वाष्पीकरण में बदल जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे जाके इसका संघनन होता है। संघनन होने के बाद यहाँ वर्षण होता है। वर्षण होता है, फिर धीरे धीरे यह जल नदी और महासागरों तालाबों में आ जाता है। फिर यहाँ से इसका वाष्पीकरण होकर, संघनन होकर फिर यहाँ वर्षण होता है। यह चक्रिया चलती रहती है। तो यही जल चक्र कहलाता है। अब यहाँ आगे दिया गया है विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ। तो देखते हैं इसको हम। सबसे पहले देखते हैं उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में यहाँ पे ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील। इसको हम नॉर्थ से साउथ लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं नॉर्थ से साउथ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं नॉर्थ से साउथ मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हो जाएगी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरॉन। ये पांचों नदियाँ नॉर्थ से साउथ हैं। इसके बाद यहाँ पे साल्ट लेक सिटी है, मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी नदी है उत्तर अमेरिका में। कैरेबियन सागर है। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों के बॉर्डर पर स्थित है।
कैरेबियन सागर, यहाँ प्रशांत महासागर हो गया। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अमेजन नदी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है अमेजन नदी। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका में है नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील। यहाँ पे विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है, तो हम बताएंगे कि अफ्रीका में। नील नदी, नील नदी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पे लाल सागर हो गया। उसके बाद भूमध्य सागर। अब हम आ जाते हैं ऊपर यहाँ पे दनुवी नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये एशिया में है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये सब, गंगा नदी भारत की नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे कई राज्यों में फैली हुई है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इसके बाद हांगही। अब इधर हम आ जाते हैं तो पूर्वी चीन सागर, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में इम्पोर्टेंट नदी है डार्लिंग नदी। यहाँ पे हो गया कोरल सागर, यहाँ पे हो गया डार्लिंग नदी, यहाँ पे हो गया अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर। तो अब चल लेते हैं आगे, देखते हैं क्या है। जल का वितरण किस प्रकार से हुआ, हम इसको देखेंगे। जल का वितरण, हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यानी जब हमें पता है कि धरती पर जल बहुत अत्यधिक मात्रा में है तो हमें जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका से विवरण का प्रतिशत दिया गया। इसमें दिया गया महासागरों का जल आपका है 97.3%, बर्फ क्षत्रप है 02.0, भूमिगत जल है 00.68, उसके बाद झीलों का अलवड़ी जल है 0.009%, 0.099%। स्थलीय, अब आगे देखते हैं। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.0009 हो गई। वायुमंडल 0.0019। फिर नदियां हो गई 0.001। यहाँ पे टोटली हो गया 100%। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अधिकता इसे सघन बना देती है। यहाँ पे दिया गया कोष्टक में, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। कई बार पूछा जाता है लवणता क्या होती है, तो उसमें है कि 1000 ग्राम में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है उसे हम लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है करने के लिए, ये जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं। 7th की एनसीईआरटी, तो इसमें बच्चे बहुत इच्छुक होते हैं ना ये सब काम करने के लिए, तो वो ऐसा चेक करते हैं करके कि क्या ऐसा होता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिज्ञासु होते हैं बच्चे, तो हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है।
प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ मनमोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीत कर सकते हैं, जैसे ज्वार, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। महासागरों की गतियों को हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, यानी जल संरक्षण के लिए जो विभिन्न प्रविधियां बनाई जाती हैं उन्हें प्रबलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं तरंगे क्या होती हैं, तरंगों की। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता उठता है और गिरता है, इन्हें तरंग कहते हैं। जब लगातार जल उठता गिरता है, इन्हें हम तरंग कहते हैं। इस तरह से। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंग भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। जितनी तेज पवन बहती है उतनी ही तेज तरंगें बड़ी होती जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। जल अत्यधिक विस्थापित होता है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर, जब जल 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मीटर ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं, तो हाँ आएगा 15 मीटर। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती चलती हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयानक सुनामी की घटना हो सकती है। 2004 के बाद सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अभी भी इंदिरा पॉइंट डूबा हुआ है, सुनामी में ही डूब गया था 2004 में ही। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पोत्राशय तरंगे होता है। सुनामी का अर्थ होता है पोत्राशय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने वाले पोत्राशयों को पोत्राशय आने से सुनामी के आने से पोत्राशय नष्ट हो जाते, इसलिए हम पोत्राशय तरंगे कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का तांडव, सुनामी पृथ्वी का तांडव, इसको पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोत्राशय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंश सुमात्रा के पश्चिमी तट पर था। यह भूकंप तीव्रता का रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। बहुत ही भयानक। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण से भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र के तट की ओर लौटा।
है, सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण दक्षिण इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप से अधिकेंद्र की तरंगें सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इस सुनामी के कारण। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। यानी हिंद महासागर में सुनामी बहुत कम आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया कम होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश किया गया है। ये सब बहुत भयानक रूप से विनाश हुआ है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई है। सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है कि तटीय क्षेत्रों में जल से तेजी से कमी आती है, फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। कई बार उत्सुकता होती है देखने की ना, कैसे तरंगें आती हैं, तो इसी में लोगों की जान चली जाती है। अब बात करते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी दिन में 2 बार नियम से सागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के सबसे बड़े हिस्सों को डुबो देता है, जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। यानी जब एक बड़े हिस्सों को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। जब निम्नतर स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे हम भाटा कहते हैं। सूर्य सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार तब आता है जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। जिस समय चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों एक सीध में होते हैं, इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, इसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। यानी जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और इसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं।
उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है और ये जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। यहाँ पे लघु ज्वार, ये लघु ज्वार है। पृथ्वी, चंद्रमा, यहाँ पे विपरीत दिशा में जब बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तब लघु ज्वार आता है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं। यहाँ क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है, तो कोई जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट अच्छी हैं, जो पॉइंट जरूरी हैं बहुत, उसी को पढ़ना है। बाकी दिया तो बहुत कुछ गया है, कब तक हम ऐसे पढ़ते रहेंगे। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित रूप से महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर ये उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर से प्रवाहित होती हैं। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न एवं ध्रुवों की ओर से प्रवाहित होते हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। इस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो जहाँ पे ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पे मत्स्यन क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ पे दिया गया है महासागरीय धाराएं, तो हम इसको देख लेते हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ से जो धाराएं निकलती हैं सब गर्म जल धाराएं होती हैं। यहाँ से इसके आसपास जो ध्रुवों की तरफ होती हैं, यहाँ से ध्रुवों, क्योंकि ध्रुव ठंडा होता है, तो यहाँ से जितनी धाराएं निकलती हैं सब ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो यहाँ पे हो गई, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पे लिब्राडोर जलधारा है। लिब्राडोर जलधारा ये ठंडी जलधारा है। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे शीत जलधारा नीले वाले से दर्शाया गया है, लाल वाले से कोसड़े जलधारा। यहाँ लिब्राडोर जलधारा, यहाँ गल्फ स्ट्रीम है। जब यहाँ पे लिब्राडोर गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे मत्स्यन क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ कैनरीज की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो रहा है इस दिशा में। उसके बाद यहाँ पे ओयासियो जलधारा ठंडी जलधारा, यहाँ क्यूरोसियो जलधारा है। यहाँ पे ये गर्म जलधारा, यहाँ पे मत्स्यन क्षेत्र का विकास होता है। इसके यहाँ पे आते हैं साउथ अमेरिका में, यहाँ हमबोल्ट पेरू की जलधारा है। ये पेरू की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। फाकलैंड जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। ब्राजीलियन जलधारा, ये ब्राजीलियन जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। इसके बाद यहाँ पे है एक वेनेजुएला धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से वायु का जल धाराओं का प्रवाह इधर से इधर की तरफ हो रहा है। ये सब ठंडी जल धाराओं का प्रवाह है। यहाँ पे
औगलास धारा, औगलास धारा ये गर्म जल धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये ठंडी जल धारा है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं विषुवती विपरीत जल धारा, ये इधर से इधर की तरफ जाती है, फिर ये इधर से इधर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जल धाराएं दिया गया है, जैसे अलास्का हो गया, यहाँ पे लेब्राडोर धारा हो गया, यहाँ पे अलास्का जल धारा, यह ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया, सॉरी, अलास्का एक गर्म जल धारा है, कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा है। उसके बाद यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, लेब्राडोर ठंडी जल धारा है, ओयासियो जल धारा ठंडी है, क्यूरोसियो गर्म जल धारा है। तो ये सब जल धाराएं जितनी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है प्रशांत महासागर की जल धाराएं हैं, ये प्रशांत महासागर की जल धाराएं हैं। और यहाँ पे हो गया ये भी प्रशांत महासागर की जल धाराएं, जैसे कैलिफोर्नियो की धारा, उसके बाद अलास्का की धारा, ये प्रशांत महासागर की जल धाराएं हैं। यहाँ बात करेंगे तो ये प्रशांत अटलांटिक महासागर की जल धाराएं हैं, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, उसके कैनरीज। अब आते हैं ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इसकी होगी वेनेजुएला जलधारा, ब्राजीलियन, फॉकलैंड। ब्राजीलियन जो है ये गर्म जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। उसके बाद यहाँ पे आ गया हिंद महासागर, ये तो विषुवत वृत्त के सीध में ही है। तो अब बाकी देखते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है, जिसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ से आगे अभ्यास प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ज्वार भाटा क्या है, कैसे उत्पन्न होता है महासागरीय। या पैराग्राफ से एक बार पढ़ लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे पूछा है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच का चक्कर लगाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, ये हो गया सामान्यतः गर्म महासागरीय, तो ये भूमध्य रेखा के निकट होती हैं, अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ में। दिन में 2 बार नियम से ज्वारी महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि सही जोड़े का मिलान कीजिए, सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो कैस्पियन सागर विशालतम झील है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि सुनामी हो गई, तीव्र भूकंपीय तरंगे। ज्वार भाटा हो गया, ज्वार भाटा हो गया एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित जल धाराएं। महासागरीय धाराएं जल में आवधिक उतार चढ़ाव। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको हेल्प मिल रही होगी हमारे सेशन से, आपको थोड़ी भी मदद मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।